आज हमारे समाज के एक बहुत ही श्रेष्ठ अग्रणी ऑलमोस्ट 80 पे पहुंच चुके हैं। इन्होंने जीवन के इतने पड़ाव पार किए हैं। एक बहुत ही नॉर्मल इकोनॉमी से एक ग्रेटर इकोनॉमी तक जो जर्नी उन्होंने पास की है, हाईएस्ट experiences with very high intellectual people, a focused life with a very great evolving mindset and great evolving journey. आज हमारे सामने ये हमारा सौभाग्य है कि वी आर एबल टू मीट सच ग्रेट पर्सनालिटीज़। और हमारी जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी एक सीकर कम्युनिटी है। वो ऐसे लोगों के पास से एक्सपीरियंस लेती है, अपने परसेप्शंस को चेंज करती है और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत ही नए नए डायमेंशंस एक्सेप्ट करती है। तो वैसे डायमेंशंस आज हमको कुछ पता चलने वाला है। हमें बहुत सारे परसेप्शंस हमारे यहाँ चेंज होने वाले हैं। आई एम डैम श्योर कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद आपको जीवन देखने का पूरा नज़रिया ही बदल जाएगा। ऐसे एक बड़े इंटेलेक्चुअल और एक नामचीन बड़ौदा में जिन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है, ऐसे श्री राकेश जी, मैं ये मानता हूँ कि हमारी कम्युनिटी का सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसे रत्न हैं। राकेश जी, आपने बहुत ही छोटी सी एक प्रोडक्ट के साथ आपने आपकी जर्नी शुरू की थी और आज आप पूरे इंडिया के हाईएस्ट आर्टिफैक्ट के कलेक्टर हो। और आपकी ये जो जर्नी रही है, आपके जो ऑब्जर्वेशंस रहे हैं, वो हमारी सीकर कम्युनिटी के लिए बहुत ब्लेसिंग्स होने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले अपनी छोटी सी जो जर्नी है उसको बहुत अच्छे से हमारे सामने रखिए और फिर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आप हमें आंसर दीजिएगा। मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत, देखिए हम सब पहले एजुकेशन लेते हैं, हमारे माता पिता हमको इस लायक बनाते हैं कि हम पढ़ सकें और ज़िंदगी में कुछ बन सकें। लेकिन देखिए उसके जब मैं 1970 में अमेरिका से मैंने मास्टर्स ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग की विद स्पेशलाइजेशन पॉलीमर्स। 71 में जब मैं वापस आया, एक्चुअली आई वाज डूइंग माय डॉक्टरेट on a project which was sponsored by NASA over there, but my mother was not well, तो इसलिए मुझे उसको बीच में ही छोड़ के आना पड़ा। हमारी फैमिली तो नॉर्मल बिजनेस में थी, जैसे फ्लोर मिलिंग हुआ, इस तरह के जो काम थे, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे ये तो नहीं करना है। मुझे ऐसा नहीं था कि मैं एक बहुत नॉर्मल फैमिली से आ रहा हूँ जहाँ पे कैपिटल कोई इतनी नहीं थी कि जिसको हम लोग कोई बड़ा प्रोजेक्ट सोच सकें, ऐसा कुछ कर सकें, और रिस्क एपेटाइट भी बहुत नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मुझे कुछ तो करना है। तो मुझे पॉलीमर्स में अगर करने का जब मैंने विचार बनाया तो काफ़ी कुछ स्टडी किए, 2 साल उसको स्टडी करने में लगाए। तो दूसरे पॉलीमर्स तो ऐसे थे जिसमें IPCL और जितनी गवर्नमेंट बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जिसकी टेक्नोलॉजी तो हिंदुस्तान में से बाहर ही मिलती थी, हिंदुस्तान में तो कोई डेवलप हुई नहीं थी। तो मैंने देखा ये एक ABS एक ऐसा प्रोडक्ट है, और उस टाइम थोड़ी सी हवा चली थी कि मेटल्स को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए पॉलीमर्स में या प्लास्टिक्स में। तो मैंने बोला ये तो राइट प्रोडक्ट है। तो मैंने उस पर काफ़ी कुछ काम करना शुरू किया, लेकिन शुरू में बहुत डिफ़िकल्टी आई। लोग मुझे पागल ही कहते थे कि यार ये ABS जैसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी जो सारे पॉलीमर से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तुम एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के डेवलप में यहाँ डालना चाहते हो। लेकिन एक जुनून था, देखिए एक मैं 25 साल का था, उम्र थी, और एक इतना जुनून था, नहीं मुझे तो करना है। ऐसे ऐसे एक बात कही जाती है कि क्रेजी पीपल मेक हिस्ट्री। एब्सोल्युटली, पागल, मैं तो बिल्कुल हिंदी में अनुवाद करके कहता हूँ, पागल आदमी, एक जुनून बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो और मैं तो कई एस्पेक्ट्स में बहुत जुनून रखा है मैंने। मैं एक आध दो चीज़ के बारे में बताऊंगा अभी आपको। तो किया तो शुरू में तो मुझे इतना रेजिस्टेंस हुआ, उस टाइम पे एक लाइसेंस राज था, कोई मुझे बोले, गवर्नमेंट के अंदर सब लोग बड़े बड़े लोग जानना चाहते थे, मुझे लाइसेंस देने से रोका, सब कुछ किया। बहुत स्ट्रगल के बाद में लाइसेंस मिला। फिर मैंने खुद ही टेक्नोलॉजी डेवलप की। जब इंस्टीट्यूशन का फाइनेंस लेने के लिए बात कही तो सब लोग बोले, अरे कैसे देंगे तुमको फाइनेंस, कोई
बड़ी मुश्किल से सबको मैं जाता था। जब मैं जाता था मेरी बात सुनते थे तो कुछ लोग जो समझदार थे वो कन्विंस हो जाते थे। हालांकि मैं लक में बहुत नहीं मानता, लेकिन ईश्वर ने मदद तो की। मेरी बात को कुछ लोगों ने समझा और मुझे सपोर्ट किया। तो मैंने 1976 में ABS का 2000 टन का प्लांट कंस्ट्रक्शन करने का बड़ौदा में शुरू किया, क्योंकि बड़ौदा में ही रॉ मटेरियल्स मिलने वाले थे, एट ए कॉस्ट ऑफ ओनली 4 करोड़ 25 lakhs, जिसकी शेयर कैपिटल थी 1 करोड़ 70 lakhs एंड डेट था 255, 1:1.5 का डेट था, समझिए। एंड आपको शायद विश्वास नहीं होगा, उस टाइम पे ये इक्विटी कल्चर कहीं नहीं था। एब्सोल्युटली। आई हैड ए पब्लिक इशू 1976 और किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया था। मुझे मालूम था कोई नहीं सब्सक्राइब करेगा, तो इंस्टीट्यूशन ने ही सब सब्सक्राइब किया था। बट बाय 1980, इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट, क्योंकि हिंदुस्तान में डिमांड खाली 400 टन थी और सारा इंपोर्ट होता था। सब लोग बोलते थे यार 2000 टन का प्लांट डाल दिया, 400 टन की डिमांड, इतना इंपोर्ट होता है। कॉन्फिडेंस था। सबसे बड़ी चीज़ सबको मैं ये कहना चाहूँगा, one should not build castles in the air, but should never lose confidence in yourself. Very, very important, extremely important. और ये मैं इसका आपको एक एग्जांपल दूंगा। By 1980, against मेरी equity capital of 1 crore 70 lakhs, my losses were 1 crore 85 lakhs without providing for depreciation, cash losses. उस टाइम पे मेरा थोड़ा सा मन विचलित हुआ था। मेरे पिताजी तो फ्लोर मिल में थे, वो अहमदाबाद में थे, मैं तो बड़ौदा शिफ्ट हो गया था बिकॉज प्लांट यहाँ पे था। तो एक दफ़ा आए, बोले राकेश मैंने सुना है कि तुम यार थोड़े घबरा गए हो। उस टाइम पे मेरे गाइड जो अमेरिका में थे, जिनका प्रोजेक्ट मैं छोड़ के आया था, उन्होंने मुझे एक लेटर लिखा था, राकेश आई हैव एन एक्सेलेंट प्रोजेक्ट फॉर यू फ्रॉम नासा, आप आ जाओ तो अपन कर सकते हैं ये प्रोजेक्ट। तो मेरे को मन में आया यार यहाँ बहुत तकलीफ़ हो गई है, क्या करेंगे क्या नहीं करें। लेकिन पिताजी आए, पूछे, तो मैंने बोला थोड़ा नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने मेरे को कहा कि बेटा अगर कॉन्फिडेंस है ना तो छोड़ना नहीं, मेरे से जितनी हिम्मत होगी मैं तेरे को मदद करूँगा, छोड़ना नहीं। ये बहुत लाइफ का एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आई थिंक दैट चेंज माई लाइफ कम्प्लीटली। मैंने सोचा अब तो मुझे छोड़ना ही नहीं है किसी हालत में। IPCL ने मेरी मदद की उस टाइम पे, डॉक्टर वरदराजन थे, उन्होंने कहा अरे तुम ये फर्स्ट प्रोजेक्ट इतना डाल रहे हो, टेक्नोलॉजी सफल होएगी? मैंने बोला हाँ साहब बिल्कुल सफल होएगी। उनके साथ मैंने बहुत डिस्कशन किया, उनको कन्विंस हुआ कि करेंगे, तो उन्होंने मेरी मार्केटिंग ली। और बाई 1985 तक मैंने लॉस किया। 85 वॉज द फर्स्ट ईयर दैट आई मेड सम प्रॉफिट, बट देन आई वॉज नॉट लुकिंग बैक, आई वेंट ऑन एक्सपांडिंग। मैंने 1990 में जापान सिंथेटिक फाइबर के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन किया। इस बीच मेरे 2-3 जो पार्टनर मेरे साथ जो पुराने दोस्त हैं सब मुझे छोड़ के चले गए। सब लोग कहते थे आई हैड ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ डूम, दे वर सेइंग दैट राकेश इज फिनिश्ड। कोई मुझसे मिलना नहीं चाहता था कि कहीं हमसे कोई लोन नहीं मांग ले। मेरे पिताजी भी यही हालत थी। लेकिन जैसे मैं कह चुका हूँ, कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, इट शुड नॉट बी ओवर प्लेस, बट यू शुड ऑलवेज इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ and never lose confidence in yourself. That actually kept me ticking and moving. मैं उस टाइम पे अपनी कैपेसिटी बढ़ाता रहा, भले मेरे को थोड़ा सा लोन लेना पड़ा। लोग कहते हैं यार ये तो बहुत वाइज स्टेप नहीं है। अब ये कितना वाइज है, किसके लिए कितना वाइज है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत ज़रूरी था। और मैं अपने बच्चों को भी आज का दिन यही सलाह दे रहा हूँ, और ये सलाह दे के मेरे बच्चे भी बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं अभी और कर रहे हैं आगे बिजनेस। 1996 में मैंने देखा कि अभी हिंदुस्तान में बहुत बढ़ रहा है, रिलायंस वांटेड टू पुट अप दिस प्रोजेक्ट, तब मैंने बोला कि अभी फॉरेन कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। मैंने बायर के साथ, बायर जर्मनी का बहुत बड़ा कंपनी थी, उनके साथ प्रोजेक्ट किया, उनको इक्विटी दी, 51% दी, मैंने मेरे पास 26% रखा। लेकिन मैंने उनको स्पेशल रेजोल्यूशन का पावर दिया उन्होंने, बिकॉज दे वर वेरी इम्प्रेस्ड कि भी एक इस लड़के ने इतनी नई टेक्नोलॉजी के कारण इतना काम किया है। और फिर मैं कैपेसिटी बढ़ाता गया उसमें, और उन्होंने मेरे को फुल पावर दिए। 2006-2008 तक मैं रहा, लेकिन बाद में बहुत अमालगमेशन और ये सब आजकल तो फॉरेन कंपनी में बहुत होते रहे हैं। बायर ने अपना लेंक्सिस में डाला तो हम लेंक्सिस के पार्टनर बन गए। बाद में लेंक्सिस ने इनियोस को सेल किया तो मेरे कर गए। 2008 के अंदर फिर मैंने मेरी इक्विटी बाकी की भी सेल कर दी, क्योंकि इनियोस वाज द फर्स्ट कंपनी जो
वर्ल्ड के अंदर सबसे लार्जेस्ट केमिकल कंपनी है जो अनलिस्टेड है, उनके लिए मैं अपने इक्विटी नहीं रख सकता था, लेकिन दे केप्ट मी मैनेजिंग डायरेक्टर टिल 12। एंड मिस्टर रैडक्लिफ हु वाज द रिचेस्ट मैन ऑफ इंग्लैंड, वो चाहता था कि मैं फिर आगे कंटिन्यू करूं, लेकिन मैंने बोला नहीं, अब मेरे बच्चों के लिए मुझे काम करना है। तो उसने फिर मुझे कहा कि भी मेरे बच्चे आ चुके थे, माई एल्डर सन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, वी हैव पुट ए प्रोजेक्ट इन शिवा फार्मा कैम्प फॉर फार्मास्यूटिकल, उसके लिए भी मैंने इनिशियली सारा करके दिया। मेरे बच्चे भी यूएसए ही पढ़ के आए थे, दोनों केमिकल इंजीनियर थे, और उन्होंने अपना नया करके उन्होंने उसी उत्साह से और उसी कॉन्फिडेंस से काम शुरू किया और बहुत सक्सेसफुल रहे। और लेकिन 2015 तक मुझे उन्होंने अपना एडवाइज़र रखा। बाद में मैंने बोल दिया कि भैया बहुत हो गया अभी क्योंकि एक तो एज भी नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं काम नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी आई मीन 68 से ऊपर हो गया, तो मैंने बोला कि अब मेरे को बच्चों में थोड़ा काम देना ज़रूरी है। लेकिन देखिए अपॉर्चुनिटी क्या आती है मैं समझ भी नहीं सकता, और इसमें थोड़ा लक भी काम करता है। क्या करता है, वहाँ पे जिम रैडक्लिफ जो थे ना, हालांकि मेरे पास 2008 से 2015 के बीच में कोई इक्विटी नहीं थी, लेकिन मिस्टर जिम रैडक्लिफ मैं जहाँ जाता था तो मेरी बात को बहुत महत्व देते थे कि अगर राकेश बोल रहा है तो करना है ये। जो हमारे यहाँ दूसरी कंपनी के चेयरमैन वो सीधा बोलते थे नहीं राकेश बोल रहा है ना करो ये। तो पता नहीं एक वो क्या था कि एक ईश्वरी को शक्ति दे देता है, या अपना आत्मविश्वास होता है, या जिस तरह से हम अपने आप को कल्टीवेट करते हैं, उससे एक लोगों में एक ये रहता है कि मैं इतना जानता हूँ कि मैंने अपने आप को इतना संभाल के रखा कि मेरी तरफ से कोई गलत स्टेटमेंट जो मैं समझता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हर टाइम सही होऊंगा, ये ज़रूरी नहीं होता है, नोबडी इज़ परफेक्ट, लेकिन ये कोशिश मेरी हमेशा रही कि मैं बहुत अपने किसी भी स्टेटमेंट से या अपनी किसी भी सलाह से इतना कॉन्शियस रहूं कि उसमें से कोई मैं गलती नहीं कर सकूं। वो बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके कारण जब मैं चला गया, लेकिन बाद में यही कंपनी और बड़े रूप में आप बोलेंगे 2022 में इनियोस ने मुझे वापस दे दी। ये एक चमत्कार से कम नहीं था। मैं तो ये समझ नहीं सकता कि, और मुफ्त के भाव में दे दी, और दूसरे लोग मेरे से बहुत ज़्यादा बिड कर रहे थे, उनको नहीं दी। उनका एक मेन कारण ये था, जिम रैडक्लिफ को हमेशा ये लगता था कि अगर राकेश लेगा तो मेरे जितने आदमी हो उनको अपने आदमियों की जो एम्प्लॉयज़ थे उनके वेलबींग का बहुत ज़्यादा उनको कंसिडरेशन था, और सेफ्टी का। उसने बोला अगर राकेश लेगा तो मेरे सब आदमी सब सुखी रहेंगे और ये सब करेंगे। यही एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग है। हाँ, वो बोलेगा अगर मेरे आदमी सुखी रहेंगे और वो हमेशा रखेंगे, कंपनी सेफ रहेगी और आगे बढ़ेगी। हालांकि दूसरे 10 और 15% ज़्यादा देने के लिए लोग तैयार थे, मेरे को कंपनी वापस मिली। एंड नाउ वी आर ग्रोइंग सो सिग्निफिकेंटली इन दैट कंपनी। हम लोग ये साल और अगले साल में बहुत ज़्यादा एक्सपांशन कर रहे हैं। ईश्वर की दया है, मैं मानता हूँ, प्रोविडेंस में बहुत मानता हूँ कि हम लोग बहुत उसमें आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों को भी मैंने यही शिक्षा दी कि देखो भैया ऐसा है, वेल्थ क्रिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट बट सो इज़ फैमिली। एक फैमिली वैल्यू को आप को छोड़ के, उसको निगलेक्ट करके आप खाली अगर वेल्थ क्रिएशन पे जाओगे ना, तो वो भी सही नहीं है। वेल्थ क्रिएशन बहुत ज़रूरी है, इट्स अ वेरी नोबल थिंग, लेकिन वो जिस तरह से हम सब जानते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब जानते हैं कि भी वेल्थ अपने आप में क्रिएशन बहुत बड़ी नोबल चीज़ है, लेकिन उस वेल्थ का कैसे यूज़ किया जाए ये अपने आप में एक बहुत समझदारी की बात है। क्योंकि हम समाज का एक अंग हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट कई नियम बनाती है, वो ठीक है, गवर्नमेंट आप उसको फॉलो करते हैं, लेकिन आपके अंदर के अंदर एक ये भावना होनी चाहिए कि ईश्वर ने हमको निमित्त बनाया है यहाँ पर कुछ करने के लिए। अगर हम आज कुछ इस तरह के लायक बने हैं तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसको कुछ कर सकें। इसमें मैं पुनर्जन्म को नहीं मानता। मैं तो इतना जानता हूँ कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ। मुझे ये करने से इतनी खुशी मिलती है ना, मैं समझ लेता हूँ वही मेरा रिवॉर्ड है। लेकिन वो अंदरूनी खुशी जो है ना, अपने आप को ढूंढनी चाहिए। हम लोग कई दफ़ा बाहर खुशी देखने की कोशिश करते हैं, सब लोग कहते हैं, लेकिन अंदर से हम भूल जाते हैं कि ये कहने की बात नहीं है, ये इसको अंदर से महसूस करने की ज़रूरत होती है। आर्ट और कल्चर में मेरा विश्वास इतना था, जब 96 में मैंने बायर के साथ कंपनी किया, शायद पुराना ही पता नहीं क्या ईश्वर की दया थी क्या थी, मुझे कला और उसके प्रति बहुत प्रेम था। शुरू में तो मैं
ओल्ड मास्टर्स से बहुत प्रभावित था जो वहाँ थे, रेम्ब्रांड से, और उनसे उनकी कॉपियाँ बनवाई। ऑल द पीरियड बिटवीन 1985 टू 1996 मेरे बच्चे भी जाते थे, तो मैं तो जैसे पेरिस गया तो खाली लूव में उनको पूरा दिन बिठा दिया, तो बच्चे बोलते क्या है, एक कला के प्रति प्रेम था। लेकिन 96 जो मैंने बाहर को दिया उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये जो भी है ये फेक है। हम अपने देश की प्रतिभा हैं, अंदर अंदर देखना चाहिए, हमारे अंदर इतनी प्रतिभाएं हैं, हमारे अंदर इतनी कलाएं हैं, हम क्यों नहीं उसकी तरफ देखते हैं। तो मैंने इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट के साथ में अपने आप को मिलना शुरू किया, और फिर हिंदुस्तान के जितने भी मशहूर आर्टिस्ट थे सबको बुलाया, उनके साथ इंटरेक्शन किया, संगत की, वार्तालाप किए कि हम क्या कर सकते हैं। फिर हमने इस तरह से एक सेंटर बनाया जो इट्स ए वेरी, समझ लेना इतना है, एक इंटरैक्टिव हब बनाया जहाँ पे लोग आके क्रिएट कर सके। इट इज़ नॉट ए प्लेस फॉर यंग आर्टिस्ट। यंग आर्टिस्ट को हम मौका ज़रूर देते हैं 1-2 साल के अंदर, लेकिन मेरे मन में था कि हम एक ऐसी जगह बनाएं जो एक बहुत मैच्योर जगह हो, जहाँ पे लोग आके कुछ ऐसा क्रिएट कर सकें और सबके लिए वो प्रोत्साहन बने आगे जाके, एक कुछ बने। हिंदुस्तान में क्या है कि जब ये हर एक देश की चीज़ होती है, जब भी किसी देश की इकोनॉमी जब तक सुधरती नहीं है, आर्ट को और कल्चर को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। यूरोप का एग्जांपल ले लीजिए, अमेरिका का एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ ये तभी पनपी जब वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन सुधरी। मैंने सोच लिया था कि ये हिंदुस्तान में होगा ज़रूर, बिकॉज हिंदुस्तान एक सही दिशा में जा रहा था। यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ के संस्कार थे, प्राचीन सभ्यताओं, ये पश्चिमी सभ्यताओं के कारण हमारे कुछ संस्कार दबे हुए थे, लेकिन ये कब तक दबे रहते। एक चलिए 50 साल 70 साल हो चुके थे इंडिपेंडेंस को, लेकिन कभी ना कभी तो ये आना ही था। देखिए सर, मैं भी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन सरकार जो भी कर रही है अच्छा ही कर रही है। इस तरह की जो सभ्यताएं उन्हें, तो मैंने कंटेम्प्रेरी आर्ट में करना शुरू किया, लेकिन कंटेम्प्रेरी आर्ट को मैंने खाली हिंदुस्तान तक के लिमिट नहीं रखा। मेरे वहाँ अभी आर्ट सेंटर जो मैंने बनाया, 50 एकड़ के अंदर वो आर्ट सेंटर मैंने बनाया, वो पूरा चैरिटेबल ट्रस्ट में बनाया, और वहाँ पे कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं है। मैंने वहाँ पे अभी तक मेरे पास कम से कम 10,000 वर्क्स आर्ट्स के इकट्ठे हो गए हैं, और एक भी आर्ट का वर्क मैंने अपनी ज़िंदगी में बेचा नहीं है। मुझे ईश्वर ने जितना सक्षम बनाया है, मैं उतना उस पर कर देता हूँ। तो उसमें क्या है कि मेरे यहाँ अभी कम से कम 60 कंट्रीज से आर्टिस्ट मेरे वहाँ आके काम कर चुके हैं। बड़े बड़े स्कल्पचर बनाते हैं, एक स्टोन 37 टन का होता है, 8-8 टन के ब्रॉन्ज वहाँ कास्ट होते हैं। वर्ल्ड में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे स्कल्पचर बनते भी हैं, कास्ट भी वहीं होते हैं। तो ये एक बहुत यूनिक जगह बनी हिंदुस्तान, और मेरे यहाँ इतने फॉरेनर्स आते हैं, सब आके देखते हैं। लेकिन मुझे इतना संतोष मिलता है कि मैंने जो भी इधर आते हैं ना, अभी लोग देखने आते हैं जो आर्ट में इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज मैंने थोड़ा सा सेल्फिश हूँ, इसके लिए थोड़ा सा प्राइवेट करके रखा। मुझे वहाँ उसको टूरिस्ट प्लेस नहीं बनाना है। लोग कई दफ़े मुझे यहाँ लोग बोलते थे, कई बड़े VIP लोग आते हैं, यार हम यहाँ पार्टी करते हैं, मैं उनको नहीं करता। मेरे लिए तो वो मोनेस्ट्री है, तो मैं वहाँ इस तरह की कोई चीज़ करने नहीं देता किसी को। मैं तो वहाँ जाता हूँ तो मेरे को बड़ा, वो मेरा मेडिटेशन है, मेरा स्ट्रेस बस्टर है, सुकून मिलता है। 6-7 साल पहले मैंने सोचा, यार ये 8 साल हो गए कि ये कंटेम्प्रेरी आर्ट और ये सब तो हो गया, हिंदुस्तान में कितनी कलाएं हैं, उनको मैंने हर जगह, हमने मेरे सब कांटेक्ट बढ़ाने शुरू किए, सब जगह ढूंढना शुरू किया, और जगह जहाँ जहाँ जनजातियाँ हैं उनकी इतनी कलाएं हैं, विश्वास नहीं होता है कि हमारे पास इतनी सारी कलाएं जो लुप्त होती जा रही हैं। मैंने उनको ढूंढना शुरू किया। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पिछले 2 साल पहले एक हमने जाति ढूंढी, बायगा, छत्तीसगढ़ के पास में थे। गोंद तो काफ़ी फेमस हो गया अभी 4-5 सालों में, लेकिन बायगा, मैंने बोला यार बायगा आर्टिस्ट को बुलाओ। 8-10 आर्टिस्ट को बुलाया, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मैं तो बहुत खुश हो गया। तो उसमें से एक आर्टिस्ट थी मंगला मारावी करके, उसको पिछले साल NDTV अवार्ड के अंदर बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड दिया। तो मैंने मंगला को फ़ोन किया, उस बेचारी हिंदी में अच्छी तरह बात नहीं कर सकती है, और फिर से उसको बुलाया, उसका काम दिया। मेरे यहाँ अभी कम से कम 5-6 आर्टिस्ट ऐसे हैं जो मेरे वहाँ आए और 2 साल के अंदर उनको पद्मश्री मिल गया। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि मेरे आने से मिला, बट ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी अपनी प्रतिभा है। हाँ।
है ना, हमने किसी को कोई वर्ड नहीं कहा, लेकिन लोग हमारे वहाँ आते हैं, देखते हैं, वो एक इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है, उसमें कोई शंका नहीं है। मेरे अभी ज़िंदगी का उद्देश्य यही है कि अगले 10 साल तक जो भी है इंडस्ट्री के अंदर, मैं 1-2 साल और इंडस्ट्री में रहूँगा, और मेरे बच्चों को मेरी इतनी एडवाइस है कि भी अभी आप सब करो, मैं हैंड्स ऑन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप कोई मेन एक्सपांशन करना चाहते हो या एक्विजिशन करना चाहते हो, मेरे पास आओ। मैं आपको यही कह सकता हूँ, मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल थॉट का हूँ कि मैं सिक्योरिटी में भी बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं गंगो नहीं होना चाहता, अभी चलो कुछ भी हो जाएगा यार कर लो, ऐसा नहीं करता हूँ। कई दफ़े क्या होता है, यंग ब्लड होता है, वो बोलते हैं नहीं पापा हमने सब देख लिया, हो जाता है। और उसमें एक आध जगह मैंने छोड़ भी दिया था उनको, मैंने बोले यार करते हैं, अभी हर जगह लोगों ने भी एडवाइस किया कि हर जगह तो अपना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश मत कर, तो वहाँ गलतियाँ भी हुई और गलतियों से उनकी सज़ा भी मिल रही है उनको। तो वो क्या हो जाता है कि फिर उनको ये लगता है अरे यार ये अनुभव की जो चीज़ है ना, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो कई दफ़े क्या होता है कि उसको यंगर जनरेशन उसको इतना समझ नहीं पाती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, अभी ठीक है, एक आप एक्सपीरियंस सबसे लो, एडवाइस लो, करना आपको वही है जो आपकी गट फीलिंग है, क्योंकि आपका अंतरात्मा ये जो बोले ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन आत्मचिंतन बहुत ज़रूरी होता है, अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करो, हर दह जाओ कि ये क्या सही है, क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूँ। इसके लिए आपको किसी से एक्सपर्ट से बात करनी हो, किसी से, उसमें कोई आप शंका मत करो, आप छोटे नहीं हो जाते हो, अपने ईगो को बाजू में रखो, हर एक चीज़ से समझ के अपना काम करो ज़िंदगी में, और कॉन्फिडेंस अगर बना के रखोगे, सही समीक्षा करके रखोगे, सफलता आपको हमेशा मिलेगी। मेरा ये ज़िंदगी का उद्देश्य है। मैंने दोनों बच्चे भी इसी तरह से निकले, दोनों ने भी जो अपने प्रोजेक्ट नए डाले, वो ज़िंदगी में इंडिया में के फर्स्ट प्रोजेक्ट थे। सबको लगता था कि ये नहीं होगा, बड़े बेटे ने डाला, 7 साल के बाद में उसको प्रॉफिट हुआ, लेकिन अभी बहुत इज डूइंग एक्सीडिंगली वेल। यंगर वन ऑल्सो, ही डिड इज केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम मिशिगन एंड हार्वर्ड, देन ही वेंट टू हार्वर्ड, ही डिड MBA फ्रॉम हार्वर्ड, एंड आने के बाद में उसने 3-4 साल तक, मैंने बोला अभी नहीं ठहर जाओ, ऑल एक्सपीरियंस लो। उसके बाद में कि आजकल ही इज़ डूइंग अबाउट, ही इज़ एक्सपोर्टिंग टू इवन चाइना। सो ये क्या हो जाता है, लेकिन कई साल स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आपके पास जब करो ना, तो ये सोचना चाहिए कि भैया मैं जो कर रहा हूँ, मुझे 3-4 साल तक उसकी शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मेरे पास होनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसा नहीं होती है कि आप हर चीज़ में सफलता हो जाती। मेरा एक बहुत फेवरेट टॉपिक है शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ये आपने जो ये वर्ड बोला, हाँ इसके ऊपर मेरी 6 घंटे की एक थियरी चलती है हाँ कि इस वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, 43 करोड़ की, या ऐसे बड़ी बड़ी मर्सिडीज या बड़ी बड़ी कार्स है, उनका सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट यही होता है शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। जितने क्रेन्स है, जितने ट्रेलर्स है, जितने बड़े बड़े मशीन ले लीजिए, हाइड्रोलिक मशीन्स जितने भी है, सबसे बढ़िया उसमें एक ही कंपोनेंट होता है शॉक एब्जॉर्बर। अगर ये नहीं है तो इस दुनिया में आप कुछ नहीं झेल पाओगे। तो ये मैं आपसे ये सीखना चाहता हूँ कि ये शॉक नहीं, ये एब्जॉर्बिंग बहुत ज़रूरी कैपेसिटी। है। और इसमें क्या होता है, इसमें बहुत लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं। मेरे बच्चों ने भी किया, देखिए मैं तो आपको सही हकीकत बताता, बच्चे ने, एक बड़े बेटे ने किया, और तो बाद में उसको रियलाइज़ हुआ, मैंने उसको कहा था, लेकिन बाद में फिर मैंने सोचा गिरने दो उसको, तभी सीखेगा। लेकिन वो सीख गया। अभी क्या है, मेरे उसके नेक्स्ट जनरेशन तैयार हो रही है। मेरा ग्रैंडसन हैज़ जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम अर्बाना शैम्पेन इन केमिकल इंजीनियरिंग, एंड ही इज नाउ लर्निंग एंड स्टडी, आई मीन गेटिंग एक्सपीरियंस, देन ही विल गोइंग हिज मास्टर्स। लेकिन अब वो अपने बच्चों को सिखा देंगे, भैया मैंने जो गलती की आप मत करना। एब्सोल्युटली। सो क्या हो जाता है कि शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी तो होना बहुत ज़रूरी है। आप उसको ये सोचिए कि यार ये तो हो जाएगा, कर लेंगे, नहीं, पूरा तकदीर पे मत छोड़ो। तकदीर ज़रूरी है, लेकिन तकदीर पे आप सब चीज़ नहीं छोड़ सकते, उसके पीछे, उसके अंदर गहराई में जानना। इसलिए जब हम लोग, दुनिया का नियम है, जब इंडस्ट्री में नियम है, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो आप उसका जजमेंट बनाओगे, 5 साल में कितना पे बैक है, क्या है, कि कितना रिटर्न आएगा, क्या होएगा, क्या आपका ROI आएगा। लोग कई दफ़े कहते हैं अरे यार ये तो जजमेंट ही है ना, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। एग्रीड,
बट आप उस पर अगर जब आप अपना पैसा लगा रहे हो, अपने कैपिटल लगा रहे हो, तो आप उसको उसमें अपना जजमेंट इस तरह से पूरा दो बाद में आपके हाथ में नहीं है। अगर फिर भी एक सिचुएशन, जियो पर्टिकुलर सिचुएशन होती है, वो जाती है तो ठीक है, लेकिन उसको भी आप ध्यान में रख के ये सोचो कि अगर ये नहीं होता है तो एम आई एबल टू एब्सॉर्ब दिस शॉक। ऐसा तो नहीं होता है कि मैं बिखर जाऊँगा। ये सोच के ही आगे कदम बढ़ाओ। हाँ, कई दफ़े क्या होता है कि आपसे कई अपॉर्चुनिटी मिस होती है, बट नेवर रिग्रेट इट, दैट अपॉर्चुनिटी वाज नेवर फॉर यू। कई दफ़े यार ये मैंने कर लिया होता तो बहुत अच्छा होता, देखो आज मैं कितना कर लेता। ये एक भ्रम है, एक भ्रांति है। ये भ्रांति है, यू आर नॉट मेड फॉर दैट। यू आर नॉट मेड फॉर दैट। उस चीज़ के लिए कभी आप गम गलत मत करो, उसके लिए कभी दुख मत करो। वो अपॉर्चुनिटी आपकी थी नहीं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ, सो इसी तरह से क्या आता है कि देखो ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है। हम हर टाइम, हर ज़िंदगी में कंटिन्यूसली हम लोग लर्न ही करते रहते हैं, और एक बहुत सुखद एक्सपीरियंस हमेशा होता रहता है। मैं तो आज इतने सालों में मैंने बहुत बहुत दुख झेले, लेकिन दुख झेले ने नहीं कह सकता, लेकिन तकलीफ़ें आई, चलिए। हाँ, और तकलीफ़ें आई हैं, चैलेंजेस, इनॉर्मस चैलेंजेस। सब लोग बहुत बड़ी मुश्किल से सब लोग मुझे बहुत मुश्किल कहते हैं, यार ये तेरे साथ तो ये मिरेकल हो गया। लेकिन एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि मैंने अपने हमेशा आत्मचिंतन को बहुत ज़रूरी समझा, सिक्योरिटी को बहुत ज़रूरी समझा, शॉक अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी को बहुत ज़रूरी समझा, और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी भी गिरने नहीं दिया। ग्रेट। और एक फैमिली वैल्यू सिस्टम को, मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरे पास माता पिता मेरे साथ बहुत सॉलिड खड़े थे। इंस्पायर्ड ऑफ मेरे डिफ़िकल्ट टाइम के अंदर भी उन्होंने मुझे हमेशा मॉरल सपोर्ट दिया। एक मैं क्वेश्चन इसी पे, फैमिली सपोर्ट पे पूछना चाहूँगा। हाँ। क्योंकि बहुत बार क्या लोग होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की लाइफ में, वो अपनी फैमिली को भूल जाते हैं। बहुत बड़ी गलत बात है। इसमें अभी मेरे कुछ फॉलोअर्स थे, तो एक क्वेश्चन वो हर बार मुझे पूछते हैं कि पैसे पहले घर में इन्वेस्ट करने चाहिए या बिजनेस में इन्वेस्ट करने चाहिए, ऐसे मुझे पूछते हैं। तो मैं उनको एक बहुत सीधी सी बात बताता हूँ कि पैसे ज़्यादा है कम है वो बात की है, पर अगर आपकी घर की जो लक्ष्मी है उसको हर 11-11 महीने पे लीव एंड लाइसेंस पे आप यहाँ से वहाँ उसको ठुकराओगे, वो आपको आशीर्वाद नहीं दे पाएगी। पहले उसको, घर की लक्ष्मी को स्टेबल कर दो। छोटा सा घर हो, एक लेके दो उसको स्टेबल कर दो, फिर आप देखना उसकी ब्लेसिंग से आप बिजनेस में फ्लरिश होते जाओगे। उस और एक एक्सपीरियंस उसमें एक ऐसा है जो एक मल्टी मिलियनर है, उन्होंने मुझे एक एग्जांपल दिया था। हालांकि ये एग्जांपल मैं खुद पे नहीं ले रहा हूँ, पर उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि मुकेश भाई फ्लरिश्ड बिकॉज नीता बेन वॉज very much supportive to him, whereas others did not flourish because their wives were not supportive to him. तो हर एंटरप्रेन्योर की लाइफ में उनकी वाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो नहीं है तो आपका दिमाग ऑलरेडी बिजनेस की वजह से टूट चुका है, और फिर फैमिली में भी अगर टूट गया तो आपको कॉन्फिडेंस ही टूट जाएगा, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन भी है ना। ग्रेट। तो वो तो उसका वो सहारा तो बहुत ज़रूरी है आपको। आदमी, आफ्टर ऑल एवरीबडी इज ह्यूमन बीइंग एंड एवरीबडी हैज़ वीकनेसेस, सो उस टाइम पे एक सहारा देने वाला, एक मॉरल तो सपोर्ट आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि कभी भी वो ये गलत काम ना करे। नहीं, देखिए मैं समझता हूँ, देखिए फैमिली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जैसे अभी मुनि जी ने कहा कि भी ऐसा नहीं है कि मुझे उनको एक बहुत बड़ा आलीशान घर बना के देने का, उससे कोई मतलब नहीं है। एक रीज़नेबल हम लोग घर ऐसा रहना चाहिए, एक आसरा, एक बसेरा होना चाहिए जो शांति से, हमको शांति से एक छत हो जाए, हम लोग खाने पीने का हो, थोड़ी एक समाज में अपनी थोड़ी बहुत धीरे बहुत अपनी अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ी सी प्रतिष्ठा हो, उतना करने के बाद उससे बियॉन्ड नहीं जाके, लेकिन वो फैमिली को संभाल के रखने के लिए जो ज़रूरी है वो तो होना चाहिए। और उसके बाद में आप अपने बिजनेस को जिस तरह से सोच सकते हैं, अगेन थिंकिंग दैट कि स्टॉक अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए आप उसको अपने बिजनेस में लगाइए। आजकल क्या है, नया बन गया, लोग इंडस्ट्री में नहीं डालना चाहते हैं। मैं मानता हूँ ये चैलेंजेस बहुत हैं, डिफ़िकल्टीज़ बहुत हैं। इसके लिए मैं ये नहीं करूँगा कि आप बिल्कुल गंग हो, ऐसा बिना सोचे समझे आप इंडस्ट्री में कूदिए, लेकिन इंडस्ट्री आपको इवेंचुअली, अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करती है तो आपको इंडस्ट्री करती है। देखिए,
मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़रूरी है। आजकल एक जो नया चला है कि भी अपने शेयरों में चल जाते हैं, ठीक है, आप लोग शेयरों में भी करते हैं, वो करते हैं, बट ये एक तरह का गैम्बल है। देखिए, हम सब जानते हैं कि वो एक गैम्बल है। तो वो किस तरह से कर सकते हैं, आपकी क्या मनोदशा है, आप किस तरह से करना चाहते हैं, मैं तो कभी भी इसके फेवर में नहीं हूँ। देखिए, मैं तो बताता हूँ, मैं समझता हूँ कि आदमी को इस प्रलोभन में जाने के बजाय कुछ इस तरह से करना चाहिए कि जिस तरह से हम लोग एक सही माने में अपने आप को संतोष कर सकें और अपने कैपिटल को इस तरह से इन्वॉल्व कर सकें ताकि उसका एक अच्छा रिटर्न, बहुत क्वांटम लीप की भी बात नहीं करनी चाहिए, कर सकें और आगे बढ़ सकें। एब्सोल्युटली। अभी हमारे एक फॉलोवर थे, करीब 35 साल का लड़का था, उसने 7 करोड़ रुपए ऐसे शेयर मार्केट में गंवा दिए। मैंने उनको यही बात बताई कि अगर आप वही उसमें से 7 नहीं 1 करोड़ भी लेकर के अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप चालू की होती और मेहनत डाली होती, तो दैट वुडंट हैव बीन गैम्बलिंग, दैट वुड हैव बीन योर एफर्ट्स। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं तो ये इसमें बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ। तो मेरे से हमेशा पूछते हैं, क्योंकि मेरे पास जब भी थोड़ा कैपिटल सरप्लस हो जाता था जो मुझे इंडस्ट्री में नहीं आता था, तो मैं ये जो मैनेज करते हैं उनको दे देता था, अभी ये मैनेज करो। लेकिन लोग मुझे, अरे मैं तो देखता ही नहीं, मैंने पे छोड़ दिया उस पर क्योंकि मैं उस पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। एब्सोल्युटली। मैं अगर उस वो चला भी जाए तो भी कोई मुझे हरक शोक नहीं डिपेंडेंट है। नहीं हूँ, वो करेंगे बिकॉज दे आर वेरी रेप्यूटेड, एक रीजनेबल। मैं उनको यही बोलता था, भैया मेरे जो बैलेंस पोर्टफोलियो देना, मुझे कोई आगे जाके बहुत ज़्यादा रिटर्न की ज़रूरत नहीं है, मेरा कैपिटल प्रोटेक्ट होए बहुत ठीक है, उसमें थोड़ा रिटर्न मिलता रहे ठीक है। लेकिन मैंने कभी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया और मैं कभी भी इस फेवर में नहीं था कि हम अपनी एनर्जी, अपनी बैंडविड्थ को उसमें इन्वॉल्व करके आगे बढ़ें। एब्सोल्युटली। मैं तो हमेशा अपने इंडस्ट्री में अपनी अपनी जो आपकी सोच है, आपकी शक्ति है, आप अपने किस तरह से आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसी तरह से मैं उसने सोच में अगर आपको अपने इन्वॉल्व करें तो ज़िंदगी में हमेशा सफलता मिलती है। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत आपसे जो 4 चीज़ें जानने को मिली, सबसे पहला, बी पैशनेट, बी क्रेजी, बट बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस में आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करने वाली होगी। आप फैमिली को पहले इम्पोर्टेंस दीजिए। रिस्क फैक्टर आपके लाइफ में तभी लीजिए जब शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी हो, तो ही रिस्क फैक्टर लीजिए। और बहुत बड़ी बात, डोंट गो बिहाइंड गैम्बलिंग, गो बिहाइंड योर एफर्ट्स। एफर्ट्स को पैशन में, जुनून में बदलिए और इस समाज को आप बहुत सारे मिरेकल्स दोगे अगर आपने ये मिरेकल कर लिया तो। ग्रेट राकेश जी, नहीं आज नहीं, बहुत सचमुच में बहुत आपकी हेल्थ कंडीशन इतनी डिटीरियोरेटेड थी, फिर भी आपने 2 दिन में रिवाइव करके यहाँ तक आने की जो आपने। मेरे को 2 दिन बुखार तेज हो गया था तो नहीं आ सका था, तो तकलीफ हो गई थी। तो आज सुबह मुझे ठीक लगा तो मैंने अजय को फ़ोन किया, अभी आई एम फीलिंग ऑल राइट नाउ, आई कैन कम एंड ऑल दैट। आपकी लाइफ की जर्नी में से कंसिस्टेंसी, क्यों नहीं छोड़ना है, क्यों लगे रहना है, क्यों फैमिली के साथ रहना है, ये बहुत कुछ जानने को मिला। आज देखिए मेरे घर में, मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर में 4 जनरेशन मेरे एक ही घर में रहते हैं। ग्रेट। मेरी मदर 97 है, ओह। मेरे रहती है। मैं सुबह 15 मिनट बैठता हूँ और शाम को जाने के बाद में आधा पौना घंटा हर रोज़ बैठता हूँ, आज भी। आज भी। और मुझे उनका जो आशीर्वाद मिलता है ना, मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो मेरे लिए इतना बड़ा वरदान है कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली। मैं समझता हूँ कि जिस दिन मेरी मदर चली जाएगी उस दिन मैं अनाथ हो जाऊँगा। तो ये, और मेरा दोनों बच्चे, दूसरा बच्चा भी बाजू के घर में, मेरे कंपाउंड में दूसरा घर बना हुआ है, लेकिन मेरे इस घर के अंदर मैं, मेरी वाइफ, मेरा माई सन, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, माई डॉटर इन लॉ एंड माई मदर, सुपर्ब। वी स्टे इन द सेम हाउस, वन किचन। ये प्यार बहुत ज़रूरी है। बहुत यार, और एक विश्वास होता है, और हर एक क्या है कि सिक्योरिटी फीलिंग बहुत आती है ना। एकदम। अरे यार, क्या चिंता है, करना है, किसके लिए करना है। क्या चिंता है हैं? और देने वाला तो देखिए ईश्वर है, हम अपनी कोशिश करते रहेंगे। बहुत और बहुत ग्रेट। सच्ची पूछो तो ईश्वर ने दिया भी बहुत है, बहुत दिया है, उसका तो मैं बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। बहुत बार क्या होता है, हमारे पास यंग टीनेजर्स बच्चे आते हैं, 18 साल के, 19 साल के। बहुत बार ऐसा होता है कि उनके जो फ्रेंड्स होते हैं
उनको चढ़ाते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप के ऐसे एंटरप्रेन्योरल बैकग्राउंड नहीं होते हैं। तो जो हमारे बनिए के जो बच्चे होते हैं उनको गलत राह पे चढ़ाते हैं ये ऑल द टाइम हो ही रहा है ना। कि आपके माँ बाप के पीछे मत जाओ, खुद का काम करो, खुद का ये करो, लेगेसी मत लो, वरना ये आपके लिए गलत बात हो जाएगी। ऐसा सब उनको कहते हैं। पर मैं कहता हूँ कि लेगेसी मिल रही है, वो लेगेसी को कंटिन्यू करना वही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या हो जाता है, कई दफ़ा चीज़ वो पीयर प्रेशर होता है, सब होता है, इसलिए बच्चे गलती भी कर देते हैं, लेकिन फिर बाद में कहीं ना कहीं ऐसा अनुभव होता है जिससे फिर उनको एहसास होता है कि यार ये ठीक नहीं हुआ। तो मैं तो यही कहता हूँ, गलती करने के पहले आप समझ जाओ तो ज़्यादा बेटर है। इसीलिए ये पॉडकास्ट रखा है, ताकि वो गलती करने से पहले आपसे थोड़ा समझ जाओ भैया। समझ जाओ भाई, ये जो इस मुकाम पे पहुंची हुई व्यक्ति भी अगर आपको ये कह रही है तो आपको ये तो मानना ही पड़ेगा। मैं तो यही कह रहा हूँ, बाकी तो देखिए आप सब अपना अपना, वही एक जो सेंटेंस नहीं कहना है, सब अपना अपना भाग्य और अपनी डेस्टिनी लेके आते हैं भैया। लेकिन देखो ऐसा है, भाग्य सब कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, आपके कर्म, आपकी सोच, आपके विचार, आपके जजमेंट, वो आपके साथी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज आपने जो हमको सीख दी है। और मैंने क्या सीख दिया बनी जी, आप तो बताइए। आप सब लोगों को सीख देते हैं, मैं क्या बताऊँ। हम सीख देते हैं, पर हमें एग्जाम्पल्स चाहिए। आज आपने जो एग्जाम्पल दिया है कि आप ऐसे ऐसे आपने जो रिस्क लिए थे उस ज़माने में, और आपने उस ज़माने में इक्विटी बनाई जब कोई हिंदुस्तान में जानता भी नहीं था कि इक्विटी क्या होती है। 76 में 76 में। तो ये आपके पास से जो ज्ञान का खजाना मिला है एंटरप्रेन्योरशिप में, ये हमारे कम्युनिटी के लिए बहुत आशीर्वाद, बहुत ब्लेसिंग रूप बनेगा। और इसके सबके बावजूद आपने एक बड़ी चीज़ बताई, आपकी माता जी की छत्र छाया, ये गदगद कर देती है, ये हृदय को गदगद कर देती है कि हम फैमिली के लिए जीते हैं। चाहे आप कितने ही मल्टी मिलियनर हो जाओ, पर हम फैमिली के लिए जीते हैं। ये हमारा इंडियन कल्चर है। अपनी फैमिली को हमेशा आगे रखिए, वही आपका कॉन्फिडेंस है और वही आपका बैकअप प्लान है। फैमिली सुप्रीम, ये आप कभी मत भूलिएगा। ग्रेट 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 राकेश जी, आपसे मिलकर बहुत ही खुशी चलिए, हुई। बहुत, मुझे भी बहुत खुशी हुई। और जीवन में आगे भी हमारे पास जब जब ऐसे मौके आएंगे तो मैं आपसे मिलने का प्रयास और करूंगा। कभी अभी आएंगे थोड़ा घर में तो मेरे आर्ट सेंटर में आप विजिट हाँ, करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, नहीं, आपने अभी जो एक बात बताई ना, वो मेरे माइंड में बैठ गई कि आपके वहाँ जो आते हैं आर्टिस्ट, वो सब पद्मश्री लेके जाते हैं। तो मैं भी कुछ देश के लिए करूँ ऐसे। आनंद की बात है, पर मैं आपके आई टेल यू, आर्ट इतना सेंटर में आ ही सरप्राइजिंग जाता हूँ। लगता है कि क्या। छोटे से और मैं बता देता हूँ आपको। अब जैसे 4 साल पहले भील आर्टिस्ट है एक, हाँ, भूरी बाई करके है, उसको मैंने पहले बुलाया। कोई जानता भी नहीं था उसको, बेचारी को। आते ही मैंने बुलाया तो इतनी बड़ी पेंटिंग बनाई अपनी लाइफ के हिसाब से। 2 साल के बाद में उसको पद्मश्री मिल गया। हाँ, अब वो हमारे यहाँ आते थे तो हम तो क्या होता है कि नॉर्मल देते, उनको मालूम है कि हमारे यहाँ ये ट्रस्ट में, चैरिटेबल ट्रस्ट में हो रहा है। तो उस टाइम पे हम लोग उनको 25,000 30,000 रुपये कुछ देते थे। वो भी उनके लिए, उसमें भी वो बहुत खुश रहते थे। हाँ, सारा बाकी खाने पीने का, रहने का और वो सब आर्ट मटेरियल सब हम लोग देते ही थे। तो बड़े खुश हो गए और हर साल आना चाहते हैं। अभी उसी की पेंटिंग पिछले 1 साल के अंदर 3-4 साल में 10 लाख से 20 लाख के बीच में बिक रही है। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त। तो क्या हो जाता है कि फिर सब लोग बोलते हैं, तो क्या होता है, मुझे लगता है कि इस तरह, और फिर क्या दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है। हाँ, मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ क्या हो रही है मनी जी, कि मैंने ये जितने भी सब आर्टिस्ट हैं ना, इनमें इतनी प्रतिभा है, हाँ, लेकिन इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, हाँ, वो नहीं करना चाहती नहीं है। करना चाहती है, क्योंकि इंडिया में उसको मिल नहीं मिल रहा नहीं है। रहा था। वो क्या होता है, बता रहे यार इतनी मेहनत करके क्या मिल रहा है। तो मैं धीरे 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 हमेशा मैंने क्या किया, जब भी वो अभी आते हैं ना, तो मैं उनके बच्चों को भी बुलाता हूँ एब्सोल्युटली, कि तुम आके देखो भैया, ये ऐसा नहीं है, रिस्पेक्ट। इसमें भी तुम अपनी जीवन शैली बना चला सकते हो। और अभी ये आर्ट में धीरे धीरे इसका बढ़ रहा है। मैंने एग्जांपल दिए, जैसे इसका बढ़ रहा है। एक जंगर सिंह श्याम था, उसको तभी 1-1 करोड़ के अंदर उसकी पेंटिंग बिकी है। तो मैंने बोला कि ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते आप। इनमें अगर अपने धीरे धीरे प्रतिभा बनाते जाओगे तो इसमें आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, इवन मोनेटाइजेशन होगा, मिलेगा। तो आप इसको, यार, कला को भूलो मत। और मैं, अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है
कि हिंदुस्तान में ये कोई नहीं कर रहा है सोनी जी। कोई नहीं। है ना, हिंदुस्तान में क्या हुआ कि सरकार जो कर रही है ना, इस सूरज कुंड में या जो आर्टिस्ट को कर रही है ना, वहाँ नेपोटिज्म बहुत चलता है, और जो प्रतिभाशाली है ना आर्टिस्ट वहाँ नहीं काम कर पाते नहीं हैं। कर पाते हैं। तो वो क्या होता है, सरकार जिनको थोड़ी बहुत मदद करनी है, तो मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, नहीं नहीं, लेकिन ये ऐसा ये फैक्ट है। ये फैक्ट है। देखिए ऐसा है, सरकार भी अच्छा करती है, उनको तो चलो बुला के कुछ तो करती है, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। आपको मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की जो एबोरिजिनल आर्ट है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक बहुत सारे डॉक्टर एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं यूके के अंदर, उन्होंने कई बुक्स लिखी है कि दैट स्टार्टेड फ्रॉम गॉन, हिंदुस्तान से 5000 साल पहले माइग्रेशन के टाइम पे गई। वो सारी पेंटिंग, सारी कलाएं यहाँ से इंस्पायर्ड थी। एब्सोल्युटली। तो क्या चीज़ है, उसको धीरे धीरे हिंदुस्तान अभी वो गोंद के और जर्मनी में, फ्रांस में बहुत उसकी अप्रिसिएशन शुरू हो गया है। तो मैंने कहा भैया करो, ये सब कलाएं यहाँ से लुप्त नहीं होनी चाहिए। ये दिल को खटकती है ये बात। आपने बहुत बड़ी बात की कि दिस आर्ट इज एक्चुअल स्ट्रेस बस्टर। दिस Yes. बस्ट ये पूरे हमारे जीवन के सारे स्ट्रेस निकाल देती है, बिल्कुल। उसमें सब रिफ्लेक्ट हो जाता है। आपने बहुत ही मिरेकुलस काम किया है आज तक। मतलब अभी मेरे जितने भी रिसेंट पॉडकास्ट वगैरह हुए, तो मैंने उसमें हर बार बताया कि रिलायंस ने वन तारा का काम किया, बहुत अच्छा किया, रिलायंस ने वन तारा का काम किया, अच्छा किया। पर आज से ये बात मैं हर व्यक्ति को कहूँगा, क्योंकि इंडिया में जिस काम में कॉरपोरेट्स ने, आपके जैसे एंटरप्रेन्योर्स ने हाथ डाला है, वो काम इंडिया में बहुत फ्लरिश हुआ है। और ये आर्ट और कल्चर का जो आपने काम किया है, डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि ये हमारे समाज में हर व्यक्ति के तक पहुँचे, और 50 एकड़ में जो उन्होंने ये खड़ा किया है, हर व्यक्ति को यहाँ पे आ करके इसे एक बार निहार करके इस कार्य को आगे बढ़ाने में आप क्या कर सकते हो, वो आपको सोचना पड़ेगा। ग्रेट। मैं तो बोलता हूँ अगर आप उनको समझ के उनके प्रति आदर भी बताएंगे, प्रतिष्ठा करेंगे, और इसकी एक और सबसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ेंगे, तो इनके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आगे कुछ काम कर सकेगी। हमारी कलाएं जो लुप्त हो रही हैं वो बचेगी। एब्सोल्युटली। ये हमारी धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर है। हम इसको, ये हमारी परंपरा को, हमारी कल्चर को, हर एक देश की कला उसकी प्रगति का साधन होती है। एब्सोल्युटली। तो हम उसको कैसे भूल सकते हैं? वी कैन नॉट फॉरगेट अवर हिस्ट्री। और आपने जो ये हिस्टोरिकल काम किया, इसके लिए मैं आपकी खूब ईश्वर ने निमित्त किया है सर। मैं तो बताता हूँ, मैं समझता हूँ यार, मैंने इतनी ये 2000 में जगह ली, और 2004 से 7 से मैंने फर्स्ट वर्कशॉप वहाँ पे किया। आज चाहूँ मैं कर सकता हूँ, तो मैं नहीं कर सकूँगा आज। उस टाइम पे देखिए, इसलिए मैं ईश्वर में मानता हूँ कि उसने सिग्नल भेजा, प्रेरणा दी, साधन दिए, रिसोर्सेज दिए, और ये होता गया। आपने वृंदावन के एक महात्मा की बात करी, वो थोड़ा हमसे शेयर करिए। वो बहुत बड़े महात्मा हैं, श्री वत्स गोस्वामी। मैं तो मैंने वृंदावन में घर बनाया हुआ है। मैं तो गया नहीं हूँ, अभी एक ही बार गया हुआ हूँ। मैं अभी हर साल जाऊँगा। मैंने श्री वत्स गोस्वामी के लिए मुझे बहुत मान है। उन्होंने एक बुक भी लिखी है, कृष्णा। तो उन्होंने मेरे को पूरा एक्सप्लेन किया था। बोले कृष्णा हैज़ रिटन वेरी क्लियरली कि वेल्थ क्रिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नोबल। आप वेल्थ क्रिएशन को ये मत सोचो अरे पैसा कमाना गलत है। पैसा कमाना कभी भी गलत नहीं। पैसा कमाना बहुत धर्म का काम है ये। हाँ। तो बहुत बड़ी बात की उन्होंने, पूरा बहुत लंबा लेक्चर दिया मेरे को। धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें जो सेकंड जो पार्ट है वो धर्म है एक्चुअली। धर्म है, यस। तो अर्थ को आप गलत मत समझिए। और ये यहीं पे पॉडकास्ट समाप्त करते हुए नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।